नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सिंह चौधरी स्वागत करता हूं आपका अभिव्यक्ति क्लासेज जयपुर की इस ऑनलाइन क्लासेज में। इतिहास की ऑनलाइन सीरीज में हम लास्ट क्लास तक बात कर चुके थे जयपुर के कछवाहा राजवंश की, और कछवाहा राजवंश में राजा भारमल, भगवंत दास और मानसिंह के संदर्भ में हमने कुछ बातें की थी। फिर हमने मानसिंह का अकबर के प्रति उसका जो बलिदान था, जो मानसिंह ने अपना पूरा जीवन अकबर की शरण में बिताया, वो हमने देखा, और मानसिंह के द्वारा क्या क्या सांस्कृतिक योगदान राजस्थान के इतिहास में दिए गए, उन योगदानों के बारे में हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि जब मानसिंह की मृत्यु हुई 1614 में, उसके बाद अगला जो शासक बना उसका नाम था भाऊ सिंह, और भाऊ सिंह 1614 से लेके 1621 तक शासन करता है। लेकिन यहाँ भाऊ सिंह के बारे में इतिहास में कुछ ज़्यादा जानकारी हमें मिलती नहीं है, इसीलिए हम जो हमारा आज का जो शासक देखेंगे वो होगा भाऊ सिंह के बाद में जय सिंह फर्स्ट। दोस्तों, यही वो जय सिंह फर्स्ट है जिसे मिर्जा राजा जय सिंह के नाम से भी जानते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह, इनका शासनकाल रहा 1621 से लेके 1667 तक। यानी कि आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा जय सिंह फर्स्ट या मिर्जा राजा जय सिंह। तो पहला ही क्वेश्चन तो यहां से ये बनता है कि मिर्जा राजा जय सिंह की उपाधि किसे प्राप्त थी, जय सिंह फर्स्ट, जय सिंह सेकंड? तो आंसर होगा जय सिंह फर्स्ट को। अगली चीज हम देखते हैं कि साहब ये जो जय सिंह फर्स्ट था, इसके बारे में मैं पहली चीज आपको ये बताऊं कि जय सिंह फर्स्ट जो ये शासनकाल इनका है 1621 से 1667 तक, इस समय अवधि में दिल्ली की राजगद्दी पर 3 मुगल बादशाह काबिज हुए। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। यानी कि जब जयपुर पर जय सिंह प्रथम का शासन था, मिर्जा राजा जय सिंह का शासन था, उस समय दिल्ली पर 3 सुल्तानों का शासन रहा, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। यानी कि ये तीनों की सेवा में नियुक्त हुआ, तीनों का समकालीन था। अब अगर बात करें शाहजहां की, तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि ये जो मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह को प्राप्त हुई, तो ये जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो आंसर होगा आपका के साथ ये मिर्जा राजा की प्रदान उपाधि जय सिंह प्रथम को शाहजहां के द्वारा दी गई। मिर्जा राजा की उपाधि दी और साथ ही 6000 का मनसब भी इसे प्रदान किया गया। तो याद रखना, मिर्जा राजा जय सिंह को यानी कि जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो आंसर होगा आपका शाहजहां। यह भी याद रखना कि ये जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों की ही सेवा में नियुक्त हुआ, लेकिन शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि से प्रदान की। आगे हम ये देखें कि जो 1621 से 1667 का जो शासनकाल है, इसके बारे में आपको मैं ये बताऊं कि कछवाहा वंश यानी कि आमेर का जो कछवाहा वंश था, उस कछवाहा वंश में सबसे लंबे समय तक अगर किसी ने शासन किया तो वो भी आपका मिर्जा राजा जय सिंह था। यानी कि 1621 से 1667 का जो शासनकाल था, ये माना जाता है कि आमेर के जितने राजा हुए, जयपुर के कछवाहा वंश में जितने भी शासन हुए, उन सभी कछवाहा शासकों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? तो आंसर होगा आपका साहब कि ये जय सिंह था। और जय सिंह कौन सा? जय सिंह प्रथम या मिर्जा राजा जय सिंह। आगे हम देखते हैं कि जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन आया, शाहजहां के अंतिम समय में यानी कि 1658-1659 में
शाहजहां के बेटों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए और अंतिम रूप से चारों बेटों में से औरंगजेब उत्तराधिकार युद्धों में विजय हुआ और 1658 और बाद में 1659 के सभी युद्धों को जीतकर औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन इस समय औरंगजेब का जो प्रभाव है वो उत्तर भारत में है, लेकिन दक्षिण भारत में मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी के द्वारा कर दी गई है। अब मराठा राज्य जो है वो अपना विस्तार चाहता है और मराठे जो है वो दिल्ली तक अपना साम्राज्य फैलाना चाहते हैं। और मराठों ने औरंगजेब को खासा परेशान कर रखा है, क्योंकि औरंगजेब चाहता है कि मैं दक्षिण भारत की ओर अपना विस्तार करूं, लेकिन दक्षिण भारत की ओर विस्तार करने के लिए इन्हें मराठों से सीधी चुनौती लेनी पड़ेगी। इसलिए मराठे औरंगजेब के लिए नासूर साबित हो रहे थे। इसलिए औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए पहले तो शाइस्त खां को मराठाओं के खिलाफ भेजा, यानी कि शिवाजी के खिलाफ भेजा। जब शाइस्त खां को सफलता प्राप्त नहीं हुई शिवाजी के खिलाफ, तो उसके बाद शाइस्त खां के बाद में शिवाजी ने मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, यानी कि मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा भेजा गया। और इस मिर्जा राजा जय सिंह ने दक्षिण भारत में जाकर, यानी कि शिवाजी के समक्ष जाकर एक प्रस्ताव रखा और वहां पे मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में एक संधि होती है और इसी संधि को इतिहास में पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। पुरंदर की संधि। अब सब पुरंदर की संधि कब हुई? तो आंसर होगा जून 1665 ईस्वी में यह पुरंदर की संधि होती है। अभी फर्स्ट ग्रेड में यह क्वेश्चन आया, फर्स्ट पेपर में, हिस्ट्री वाले फर्स्ट पेपर में, कि साहब पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई। तो अब तक विद्यार्थियों ने रट रखा था कि साहब मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में संधि हुई, लेकिन वहां मिर्जा राजा जय सिंह की जगह दिया हुआ था जय सिंह फर्स्ट और शिवाजी के मध्य हुई या जय सिंह सेकंड और शिवाजी के मध्य हुई। तो यहां मिर्जा राजा जय सिंह का मतलब जय सिंह फर्स्ट को हम यहां पे मानेंगे। और साहब इस पुरंदर की संधि के कुछ प्रावधान हुए, तो इसके कुछ प्रावधान ये थे कि शिवाजी के पास जो किले थे उनमें से कुछ किले मुगलों को दे दिए जाएंगे और कुछ किले शिवाजी के पास रहेंगे। और शिवाजी जो है अपना एक प्रतिनिधि मुगल दरबार में उपस्थित करेगा। शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए दिल्ली दरबार में जाएंगे, लेकिन वहां घटना यह हुई क्योंकि उस समय औरंगजेब जो है वो आगरा में था और शिवाजी को इस संधि के प्रावधानों के तहत आगरा मिलने के लिए जाना पड़ा। अब शिवाजी जब आगरा औरंगजेब से मिलने के लिए जाते हैं तो जय सिंह इन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वहां तुम्हारे साथ किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होगा। लेकिन औरंगजेब जो था वो एक कट्टर शासक था और एक षड्यंत्रकारी शासक था, एक धोखेबाज व्यक्ति था। औरंगजेब ने जैसे ही शिवाजी को अपने दरबार में देखा, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया। शिवाजी और उनके बेटे संभाजी दोनों को कैद करके आगरा में स्थित जयपुर भवन के अंदर उन्हें कैद कर लिया। आगरा के जयपुर भवन में इनको कैद कर लिया गया। अब बाद में, क्योंकि जय सिंह ने इस बात की गारंटी ली थी शिवाजी से कि किसी प्रकार का छल आपके साथ नहीं होगा, इसीलिए बाद में इस जय सिंह की सहायता से ही शिवाजी आगरा से फरार होने में सफल हुए। और फिर बाद में औरंगजेब और शिवाजी के बीच में लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। लेकिन हम यहां जब मिर्जा राजा की बात करते हैं तो मिर्जा राजा जय सिंह और मराठा छत्रपति शिवाजी के बीच में जून 1665 में एक संधि होती है जिसका नाम है पुरंदर की संधि। 35 में से 23 किले शिवाजी मुगलों को सौंप देते हैं जिनकी वार्षिक आय 4 लाख होन थी और 12 किले अपने पास रख लेते हैं जिनकी आय सिर्फ 1 लाख होन हुआ करती थी। खैर, यहां हमें इतना जानना है कि औरंगजेब ने शिवाजी को दबाने के लिए पहले तो शाइस्त खां को भेजा, लेकिन शाइस्त खां असफल रहा और उसके बाद मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा गया, जिसने शिवाजी के साथ जून 1665 में पुरंदर की संधि कर ली। अब सब आगे बढ़ते हैं तो ये मिर्जा राजा जय सिंह जो हम पढ़ रहे हैं, इनका राजनीतिक जीवन हो चुका है, यानी कि मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई और औरंगजेब ने इन्हें मराठाओं के खिलाफ दक्षिण भारत में भेजा, जहां इन्होंने पुरंदर की संधि कर ली 1665 में शिवाजी के साथ में। अब साहब
हम इनका साथ ही सांस्कृतिक योगदान भी देखते हैं। जयसिंह का राजनीतिक जीवन हमने देखा, अब हम जयसिंह के सांस्कृतिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो आपने नाम सुना होगा आमेर दुर्ग या आमेर के महल हम जिसे कहते हैं। इसका निर्माण मूल रूप से राजा मानसिंह के समय हुआ, आमेर के महलों का निर्माण, और बाद में इसका निर्माण चलता रहा। अब आमेर दुर्ग के अंदर कुछ महल या कुछ स्थान इनके द्वारा बनवाए गए, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। तो आमेर के दुर्ग में एक तो है दीवान ए आम, एक है दीवान ए खास, एक है केसर क्यारी, और एक है वहां जो आमेर के नीचे जो झील है उसे कहा जाता है मावठा झील। तो आमेर दुर्ग के अंदर दीवान ए आम, दीवान ए खास, केसर क्यारी और मावठा झील का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। अब और हम क्या देखते हैं कि साहब ये हमने स्थापत्य के क्षेत्र में इनका योगदान देखा, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है? तो साहित्य क्षेत्र में इनका योगदान हम यहां पे देखेंगे। तो साहब यहां हमें देखना है कि साहब इनके दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। तो एक दरबारी विद्वान का नाम आता है जो काफी प्रसिद्ध रहे, हिंदी भाषा के काफी बड़े महनीय विद्वान थे, जिनका नाम है बिहारी। और बिहारी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है बिहारी सतसई। एक विद्वान इनके दरबार में थे राम कवि, और राम कवि के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था जय सिंह चरित्र। इसके बाद एक और विद्वान थे जिनका नाम है कुलपति मिश्र। और एक कुलपति मिश्र कौन थे? तो साहब ये जो बिहारी जी हैं, इन बिहारी जी के भांजे थे कुलपति मिश्र। और इन कुलपति मिश्र के द्वारा जो पुरंदर की संधि हुई थी, उस पुरंदर की संधि का काफी बड़ा विवरण इन्होंने आंखों देखा वर्णन यहां पे किया। तो पुरंदर की संधि का वर्णन कौन करता है? तो कुलपति मिश्र करता है। ये कई बार एग्जाम में आया है कि बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी विद्वान थे या किसके शासन काल में थे? तो नाम आएगा आपका जय सिंह फर्स्ट या मिर्जा राजा जय सिंह। बिहारी और रामकवि दोनों ही मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। आगे हम ये देखेंगे कि बाद में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, और बाद में इनके बाद में जो महान शासक के रूप में जाने जाते हैं वो आते हैं जय सिंह सेकंड, यानी कि सवाई जय सिंह। तो हमारा अगला जो शासक हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है जय सिंह सेकंड या सवाई जय सिंह। तो आइए देखिए जय सिंह सेकंड या सवाई जय सिंह में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। जय सिंह सेकंड 1700 से लेके 1743 ईस्वी तक जय सिंह सेकंड का शासनकाल माना जाता है। अब हम इनकी कुछ उपाधियों की बात करते हैं। तो सबसे पहली उपाधि इनकी आती है कि साहब इन्हें सवाई की उपाधि प्रदान की गई थी, यानी कि इन्हें सवाई जय सिंह के नाम से भी जाना जाता था। और सवाई की जो उपाधि थी, यह उपाधि इन्हें प्रदान की गई साहब औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा इन्हें सवाई की उपाधि प्रदान की गई। देखना, ध्यान रखना, जय सिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने प्रदान की, और जय सिंह सेकंड को सवाई की जो उपाधि है वो किसने प्रदान की? तो आंसर होगा औरंगजेब। अगली हम बात करें तो इन्हें राज राजेश्वर राजाधिराज की उपाधि भी प्रदान की गई थी। राज राजेश्वर राजाधिराज, ध्यान रखना, राज राजेश्वर राजाधिराज। और यह किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो आंसर होगा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। औरंगजेब के मरने के बाद
कुछ कुछ समय के लिए, थोड़ी थोड़ी समयावधि के लिए कुछ शासक बने, उनमें से एक नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। और इन मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा राज राजेश्वर राजाधिराज की उपाधि सवाई जयसिंह को प्रदान की गई। क्यों प्रदान की गई ये हम आगे बात करेंगे। इन्हें कहा जाता है जयपुर का चाणक्य, और एक उपाधि इनकी मिलती है हमें, इन्हें एक कहा गया ज्योतिष राजा। ज्योतिष राजा, जयपुर के ज्योतिष शासक या जयपुर के चाणक्य के रूप में हम इनको जानते हैं। सवाई की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई, तो आंसर होगा औरंगजेब के द्वारा। और साहब राज राजेश्वर राजाधिराज की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई, तो आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। अगली चीज हम देखते हैं कि इनके द्वारा एक यज्ञ का आयोजन करवाया गया, और उस यज्ञ को कहा जाता है अश्वमेघ यज्ञ। और अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाने वाले ये अंतिम राजपूत शासक माने जाते हैं, यानी कि अश्वमेघ यज्ञ कराने वाले अंतिम राजपूत शासक कौन थे, तो आंसर होगा आपका कि साहब सवाई जयसिंह अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाले अंतिम राजपूत शासक थे। अब ये जो अश्वमेघ यज्ञ था, इस अश्वमेघ यज्ञ को संपादित करने वाला जो पुरोहित था, जो पंडित जी थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर इनका नाम था। इस अश्वमेघ यज्ञ के आयोजन के लिए दूर दराज से, पूरे देश से कई प्रकांड विद्वानों को बुलाया गया, और उन विद्वानों को ठहरने के लिए, उन ब्राह्मण लोगों के निवास के लिए जयपुर में ब्रह्मपुरी नामक एक स्थान का निर्माण करवाया गया, जो आज ब्रह्मपुरी कॉलोनी के नाम से जयपुर में प्रसिद्ध है। तो अश्वमेघ यज्ञ का जो संपादक पुरोहित था, उसका नाम था पुंडरीक रत्नाकर। और इस अश्वमेघ यज्ञ को करने के लिए जो विद्वान देश विदेश से आए, पूरे देश से आए, उनके रहने के लिए ब्रह्म कुमारी नामक आश्रम की स्थापना की गई। ब्रह्म कुमारी नामक स्थान इनके द्वारा बनाया गया, ब्रह्मपुरी जिसे कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि साहब ये जो सवाई जयसिंह थे, ये दिल्ली के 7 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। 7 मुगल बादशाहों के समकालीन थे, यानी कि एक के बाद एक दिल्ली के शासकों का शासनकाल इन्होंने देखा। 7 मुगल बादशाहों की अगर बात करें तो सबसे पहली ही चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि औरंगजेब इस समय दिल्ली का शासक था, और औरंगजेब ने ही इन्हें सवाई की उपाधि प्रदान की। दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो औरंगजेब के मरने के बाद, ध्यान रखना, जब औरंगजेब मरा तो उसके बेटों में भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुए, और उन उत्तराधिकार के संघर्षों में ये जो सवाई जयसिंह था उसने साथ दिया आजम का। लेकिन आजम जीता नहीं, जीता कौन? मुअज्जम। और वही मुअज्जम जो है वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल शासक बनता है। तो औरंगजेब के बाद अगला जो शासक आया उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद की अगर बात करें तो अगला शासक बनता है जहांदर शाह, और जहांदर शाह के बाद अगला शासक बनता है मुगल बादशाह फर्रुख शियर। फर्रुख शियर। इसके बाद कुछ समय के लिए रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, ये शासक बनते हैं। और 7वें नंबर का जो शासक बनता है, जिसका अंतिम शासनकाल इन्होंने देखा, उनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। तो दिल्ली के इतने सुल्तानों का शासनकाल सवाई जयसिंह के द्वारा देखा गया। अब ये सवाई जयसिंह के बारे में हमने ये चीजें देखी कि साहब सवाई की उपाधि तो औरंगजेब के द्वारा दी गई, और मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा राज राजेश्वर राजाधिराज की उपाधि इनको प्रदान की गई। फिर हमने देखा कि अश्वमेघ यज्ञ कराने वाला अंतिम राजपूत शासक कौन था, तो साहब सवाई जयसिंह इसका आंसर होगा।
इसका पुरोहित कौन था? तो साहब पुंडरीक रत्नाकर इसका आंसर होगा। और इन ब्राह्मणों को रुकवाने के लिए ब्रह्मपुरी नामक कस्बे का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई जय सिंह ने करवाया। 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल इन्होंने देखा, जिसमें औरंगजेब से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला तक के जितने भी शासक थे उनका शासनकाल इनके द्वारा देखा गया। अब हम जब सवाई जय सिंह की बात करते हैं तो सवाई जय सिंह में हमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम सवाई जय सिंह का जो राजनीतिक कैरियर जो शुरू होता है 1700 ईस्वी में, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो साहब यहां हम बात करेंगे कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? साहब 1707 ईस्वी में होती है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के 4 बेटे थे। एक का नाम था अकबर द्वितीय, एक का नाम था आजम, एक का नाम था मुअज्जम और एक का नाम था कामबख्श। तो यहां हम स्पष्ट रूप से अगर विरोधाभास देखते हैं तो आजम और मुअज्जम इन दोनों के बीच में औरंगजेब की गद्दी को लेकर विवाद हुआ, यानी कि इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। और ये जो आजम था इसका समर्थन किया जयपुर के सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने। लेकिन बदनसीबी ये रही कि विजय कौन हुआ? तो साहब विजय हुआ मुअज्जम। और किस नाम से शासक बना? तो ये बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से दिल्ली का शासक बनता है। अब बहादुर शाह फर्स्ट जो मुअज्जम था, इस मुअज्जम का विरोध किसने किया था? इसका विपक्ष में कौन आया था? सवाई जय सिंह आया था। इसलिए इस मुअज्जम ने क्या किया कि जो शासक था सवाई जय सिंह यानी कि जय सिंह सेकंड, इसको तो अपने पद से हटा दिया, यानी कि जयपुर के शासक के पद से इसे हटा दिया गया। और इसका जो भाई था जय सिंह का, उसका नाम था विजय सिंह। इस विजय सिंह को जयपुर का शासक घोषित कर दिया, क्योंकि मुअज्जम जब शासक बनने वाला था तो आजम का विरोध उसने सहा और आजम का साथ देने वाला था सवाई जय सिंह। इसलिए जब मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना तो उसने जय सिंह को जयपुर के शासक के पद से पदच्युत कर दिया और अगला शासक किसे बनाया? तो साहब विजय सिंह को इसका शासक बना दिया गया। और फिर बाद में जब हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ में जब हम अमर सिंह द्वितीय पढ़ते हैं तो अमर सिंह सेकंड के समय सबसे एक बड़ा समझौता होता है जिसका नाम मैंने आपको बताया था देबारी समझौता। और इस देबारी समझौते के तहत ही वापस जय सिंह द्वितीय बाद में शासक बनता है, यानी कि अपने पद पर वापस ये आता है। अगली चीज हम देखें तो सवाई जय सिंह के समय की एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसे जयपुर का चाणक्य क्यों कहा जाता है या एक महान शासक क्यों कहा जाता है। इसके बारे में हम इसके राजनीतिक कैरियर के बारे में देखें तो एक पॉइंट हम यहां देखेंगे कि बूंदी के उत्तराधिकार मामले में सवाई जय सिंह के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। बूंदी राज्य के उत्तराधिकार मामले में सवाई जय सिंह के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। अब देखते हैं क्या मामला है पूरा। और ये जो बूंदी राज्य का मामला था, उत्तराधिकार का मामला, इस राज्य ने राजस्थान के इतिहास की दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख दिया। ऐसा क्या हुआ इस उत्तराधिकार मामले में? तो साहब ये वो उत्तराधिकार का मामला था, यही वो घटना थी, यही वो परिस्थिति थी जिसमें राजस्थान में मराठों ने प्रवेश किया। तो राजस्थान का मराठों में प्रवेश या राजस्थान में मराठों का जो प्रवेश हुआ वो किस घटना से हुआ? तो आंसर होगा कि साहब बूंदी के उत्तराधिकार के मामले से ये हस्तक्षेप माना जाता है। अब क्या ये मामला था इसके बारे में देखते हैं। तो साहब इधर जयपुर का जो शासक है ये है सवाई जय सिंह और बूंदी का जो शासक है इसका नाम है बुद्ध सिंह। जयपुर का शासक सवाई जय सिंह और बूंदी का जो शासक है उसका नाम है बुद्ध सिंह। इस सवाई जय सिंह की बहन थी जिसका नाम था अमर कुंवरी।
सवाई जयसिंह की बहन का क्या नाम था? अमर कुंवरी। इस अमर कुंवरी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो साहब बूंदी के बुद्ध सिंह के साथ हुआ था। जयपुर का शासक जय सिंह, उसकी बहन अमर कुंवरी, और अमर कुंवरी का विवाह हुआ बुद्ध सिंह के साथ। यानी कि बूंदी का जो बुद्ध सिंह है सवाई जय सिंह के जीजाजी लगते थे। अब हम देखें तो अमर कुंवरी और बुद्ध सिंह के कोई संतान यहां नहीं थी, कोई भी संतान यहां नहीं थी, और बुद्ध सिंह जो है वो बूढ़े हो चुके थे। इसलिए बूंदी की राजगद्दी पर किसे बिठाया जाए ये बड़ी समस्या थी, उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए ये काफी बड़ी समस्या थी। इसलिए बुद्ध सिंह ने क्या किया कि कोई संतान नहीं होने के कारण दलेल सिंह को गोद ले लिया। दलेल सिंह को क्या ले लिया? यहां पे गोद ले लिया, और गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकारी बनाने की यहां पे विचार प्रारंभ हुआ। अब जब सवाई जयसिंह को इस बात का पता चला कि दलेल सिंह को गोद ले लिया है, और दलेल सिंह जो है ये बुद्ध सिंह के बाद में अगले शासक होंगे, इसलिए इस सवाई जयसिंह ने अपनी बेटी कृष्ण कुंवरी का विवाह भी किसके साथ कर दिया? दलेल सिंह के साथ तय कर दिया, क्योंकि ये अगला शासक बनने वाला था। और जय सिंह ने अपनी बेटी कृष्ण कुंवरी का विवाह किसके साथ तय कर दिया? दलेल सिंह के साथ तय कर दिया। लेकिन जो जय सिंह द्वितीय ने सोचा था, या जो सवाई जय सिंह ने सोचा था कि मेरी बेटी का जो पति होगा वो बूंदी का अगला शासक बनेगा, ये उसका सपना धरा का धरा ही रह गया। क्यों धरा रह गया? क्योंकि हुआ ये कि बुद्ध सिंह की किसी दूसरी रानी से, अमर कुंवरी से तो कोई संतान थी नहीं, इसलिए गोद लिया था दलेल सिंह को, और बुद्ध सिंह की किसी अन्य रानी से एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था उमेद सिंह। अब साहब देखो आप क्या कहानी बनती है। दलेल सिंह है गोद लिया हुआ बेटा, और उमेद सिंह है बुद्ध सिंह का बेटा, यानी कि ओरिजिनल जो रक्त है, ओरिजिनल जो बेटा है, सगा बेटा है बुद्ध सिंह का, वो कौन है? उमेद सिंह है। इसलिए जाहिर सी बात है ये गोद क्यों लिया था? क्योंकि इनके कोई वैद्य संतान नहीं थी। अब जब बुद्ध सिंह के किसी दूसरी रानी से कोई संतान हो गई, तो बुद्ध सिंह का जो ओरिजिनल बेटा है उमेद सिंह, यही तो शासक बनेगा। लेकिन अब यहां विचारधाराएं टकराएगी, क्योंकि जय सिंह ने दलेल सिंह के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है, और जय सिंह चाहता है, क्योंकि जय सिंह तो यही सोचकर तो अपनी बेटी का विवाह दलेल सिंह से किया था कि यह बूंदी का अगला राजा बनेगा। लेकिन अगला राजा कौन बनेगा? तो साहब उमेद सिंह बनेगा। इसी बीच जो बुद्ध सिंह है उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जय सिंह तो कहता है कि दलेल सिंह को शासक बनाओ, और बुद्ध सिंह की जो पत्नी है अमर कुंवरी, यानी कि जय सिंह की बहन, ये अमर कुंवरी कहती है कि दलेल सिंह को क्यों बनाओ? जब मेरे राजा का कोई बेटा मौजूद है, उमेद सिंह बेटा हो गया है, तो अब उमेद सिंह ही तो शासक बनेगा, क्योंकि राजा की ओरिजिनल संतान तो उमेद सिंह है, मेरा नहीं है, कोई बात नहीं है तो मेरे राजा का। इसलिए इन दोनों ही बहन भाइयों के अंदर यहां पे विवाद शुरू होता है, और सवाई जयसिंह और अमर कुंवरी, इन दोनों के बीच में जब तनातनी का माहौल होता है, तो अमर कुंवरी अपनी सहायता के लिए बुलाती है मराठाओं को, और मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर, नाम याद रखना, मराठा सेनापति, मराठा संघ के जो नेता थे मल्हार राव होलकर, जो इंदौर के थे। इन मल्हार राव होलकर को इन्होंने अपना राखी बंद भाई बनाया, यानी कि मुंह बोला भाई बनाया। और बाद में क्या हुआ कि अमर कुंवरी ने जब मराठों का हस्तक्षेप प्रारंभ किया, जब अमर कुंवरी ने जब मराठों को अपनी सहायता के लिए बुलाया, तो मराठों की सहायता से अगला शासक किसे बनाया गया? तो आंसर होगा आपका उमेद सिंह। अब मराठों ने उमेद सिंह को शासक तो बना दिया, लेकिन मराठाओं ने कमजोरी देख ली। जयपुर की भी कमजोरी मराठाओं के सामने आ गई, और बूंदी की भी कमजोरी मराठाओं के सामने आ गई। इसीलिए मराठाओं का जो हस्तक्षेप हुआ राजस्थान की राजनीति में, मराठाओं का या मराठों का जो राजस्थान में
प्रवेश हुआ वो किस मामले से हुआ, तो आंसर होना चाहिए आपका बूंदी राज्य का उत्तराधिकार। क्या ये कहानी थी, ये आपने अभी देखी। अगली अगर मैं बात करूं तो जैसे बूंदी राज्य में उत्तराधिकार का मामला चल रहा था, वैसी ही कंडीशन भरतपुर राज्य में भी थी। तो भरतपुर का उत्तराधिकार मामला, और इस उत्तराधिकार भरतपुर के उत्तराधिकार मामले में भी सवाई जयसिंह ने अपना योगदान दिया। भरतपुर का जो शासक था उसका नाम था साहब चूड़ामन जाट। और चूड़ामन जाट जो था, इसके मृत्यु के बाद भरतपुर में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। और उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ तो मोकहम सिंह और बदन सिंह दोनों एक दूसरे के आमने सामने हुए। और यह भरतपुर का जो मामला था ये इतना गंभीर था क्योंकि भरतपुर के जो जाट नेता थे या जाट शासक थे, ये कहीं ना कहीं मुगलों को सीधी चुनौती देने का दम रखते थे। इसलिए इस समय मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह रंगीला था, उस मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह से कहा कि भरतपुर का जो मामला है इसमें हस्तक्षेप करो और एक ऐसे आदमी का साथ दो, ऐसे आदमी को गद्दी पर बिठाओ जो भविष्य में हमें चुनौती न दे सके। इसीलिए इस चूड़ामन की मृत्यु के बाद सवाई जयसिंह ने यानी कि जयसिंह सेकंड ने किसका साथ दिया, तो आंसर होगा साहब कि साहब इन्होंने बदन सिंह को शासक बनाया। चूड़ामन की मृत्यु के बाद भरतपुर में हुए उत्तराधिकार मामले में सवाई जयसिंह ने बदन सिंह का साथ दिया और बदन सिंह का साथ देकर बदन सिंह को ब्रिज राजा की उपाधि भी प्रदान की और ब्रज राजा की उपाधि के साथ में इसे भरतपुर का शासक बना दिया। इस समस्या का जो समाधान हुआ, इससे मोहम्मद शाह रंगीला काफी खुश हुआ क्योंकि जयसिंह ने अपने पसंदीदा बदन सिंह को भरतपुर का राजा बना दिया था और बदन सिंह को अपने अधीन यानी कि जयपुर के अधीन भरतपुर का शासक घोषित किया गया था। इसी वजह से खुश होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने जयसिंह द्वितीय यानी कि सवाई जयसिंह को राजेश्वर राजाधिराज की उपाधि प्रदान की थी। ध्यान रखना, भरतपुर मामले में चूड़ामन की मृत्यु के बाद मोकम सिंह और बदन सिंह के बीच में संघर्ष हुआ। जयसिंह ने बदन सिंह का साथ दिया और बदन सिंह को ब्रिज राजा की उपाधि के साथ में भरतपुर का शासक घोषित किया। अब इस बात से मोहम्मद शाह रंगीला काफी खुश हुआ क्योंकि अब भरतपुर का जो जाट नेता था वो जयसिंह का समर्थक था यानी कि मुगलों का समर्थक बनेगा। इसलिए इसे जयसिंह सेकंड को राजेश्वर राजाधिराज की उपाधि यहाँ पे प्रदान की गई। अब साहब हमने बूंदी राज्य का उत्तराधिकार मामला देखा, भरतपुर का उत्तराधिकार मामला देखा। अब बूंदी के उत्तराधिकार मामले से ही मराठों और जयसिंह सेकंड के बीच में एक विवादात्मक माहौल बन चुका था। इसलिए हम यहां तीसरे पॉइंट के रूप में देखेंगे सवाई जयसिंह वर्सेस मराठा, इनके बीच में क्या संबंध रहे। तो ये देखते हैं कि साहब प्रारंभ कहां से हुआ यह विवाद मराठा और जयसिंह के बीच में। तो प्रारंभ हुआ बूंदी के उत्तराधिकार मामले को लेकर, वहां से शुरुआत होती है और देखते ही देखते बाद में पता चलता है कि 3 युद्ध मराठों और सवाई जयसिंह के बीच में होते हैं। एक युद्ध है पीपसूद का युद्ध जो 1715 में हुआ। एक युद्ध हुआ मंदसौर का युद्ध 1733 में हुआ और एक युद्ध हुआ रामपुरा का युद्ध। हुरडा सम्मेलन मैंने आपको बताया था, ये रामपुरा का युद्ध 1735 में हुआ। मराठों की समस्या से निजात पाने के लिए इसने एक योजना बनाई थी और उसे कहा जाता है हुरडा सम्मेलन। और इस हुरडा सम्मेलन में निर्णय लिया गया था
कि साहब जब बारिश रुकेगी तो हम सभी राजपूत मिलकर रामपुरा में मराठाओं से युद्ध करेंगे। लेकिन चूंकि ये हुडा सम्मेलन जो है वो असफल हो गया था। यहां याद रखने की ये बात है कि हुडा सम्मेलन की योजना किसने बनाई थी? तो हुडा सम्मेलन की योजना जय सिंह सेकंड यानी कि सवाई जय सिंह ने बनाई थी। लेकिन जब इसे अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो असफल ये सम्मेलन हो गया। अब बाद में देखते हैं कि साहब इनके बीच में बूंदी के उत्तराधिकार मामले से समस्या शुरू हुई। ये कुछ युद्ध हुए, समाधान भी देखा। तो इस युद्ध का समापन कब हुआ? जब ये मराठाओं और जयसिंह के बीच में शांति कब हुई? तो शांति हुई कि साहब 1741 में इनके बीच में एक समझौता होता है जिसे कहा जाता है धौलपुर समझौता। इसे कहा जाता है धौलपुर समझौता। अब साहब ये धौलपुर समझौता किस किस के बीच हुआ? तो धौलपुर समझौता हुआ सवाई जयसिंह और बाजीराव सेकंड के बीच में। सवाई जयसिंह और बाजीराव सेकंड के बीच में धौलपुर समझौता हुआ और इसी धौलपुर समझौते के माध्यम से मराठों और जयसिंह के बीच जो विवाद चलता आ रहा था उस विवाद का समापन हुआ। तो ये सवाई जयसिंह का राजनीतिक कैरियर हमने देखा कि साहब इसने बूंदी राज्य के उत्तराधिकार मामले में हस्तक्षेप किया और यहीं से मराठों के साथ इसके संबंध बिगड़ गए। उसके बाद हमने देखा कि भरतपुर के उत्तराधिकार मामले में इसने बदन सिंह का साथ दिया और बदन सिंह को ब्रज राजा की उपाधि देकर भरतपुर का शासक बनाया। लेकिन इस बात से मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह रंगीला था काफी खुश हुआ और उसने जय सिंह सेकंड को राज राजेश्वर राजाधिराज की उपाधि से सुशोभित किया। उसके बाद हमने देखा कि सवाई जय सिंह और मराठों के बीच में क्या संबंध रहे। तो बूंदी के उत्तराधिकार मामले से ये संबंध बिगड़ना प्रारंभ हुए। 3 युद्ध इनके बीच में हुए और मराठों से निजात पाने के लिए 1734 में हुडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी योजना भी सवाई जयसिंह ने बनाई और हम देखेंगे कि मराठाओं के आक्रमणों से बचने के लिए इसी समयावधि में लगभग 1734 के आसपास की बात है कि सवाई जयसिंह ने जयपुर में नाहरगढ़ का किला भी बनवाया। वो हम आगे देखेंगे। 1741 का जो धौलपुर समझौता था सवाई जयसिंह और बाजीराव सेकंड पेशवा के बीच में जो हुआ उससे मराठा और जयसिंह के बीच में समाधान हुआ कि ये जो लंबा संघर्ष मराठा और इनके बीच में विवाद चल रहा था उसका समाधान कौन से समझौते से हुआ? धौलपुर समझौते से हुआ। अब हमने इनका राजनीतिक कैरियर देखा। अब हम इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देखते हैं, यानी कि सांस्कृतिक योगदान देखते हैं। दोस्तों सवाई जयसिंह जो था वो एक कुशल शासक था, एक अच्छा नेतृत्व करता था, चाणक्य की भांति उसकी बुद्धि काम करती थी और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उसने इतना ही विकास किया कि राजस्थान में सांस्कृतिक क्षेत्र में इन्होंने न केवल राजस्थान में बल्कि भारतीय संस्कृति में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। इन्होंने संस्कृति के अलग अलग पहलुओं में अपना पूरा 110% योगदान दिया और उस समय की नक्षत्र विद्या के ये प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। नक्षत्र विद्या यानी कि खगोल विद्या में इनकी काफी अच्छी खासी रुचि हुआ करती थी। इसलिए पहला ही पॉइंट हम यहाँ सांस्कृतिक योगदान में देखेंगे कि साहब खगोल क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा। खगोल विद्या अंतरिक्ष विद्या के बारे में इनका क्या योगदान रहा, इन्होंने क्या क्या नए आयाम खगोल क्षेत्र को दिए। तो साहब सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की खगोल क्षेत्र में, नक्षत्र विद्या के क्षेत्र में। वे 2 ग्रंथ कौन कौन से थे? तो एक ग्रंथ का नाम था जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही। और ये जो ग्रंथ है ये लिखा गया 1733 के आसपास। 1733 का समय था जब इन्होंने जीज मोहम्मद शाही नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की, एक खगोल विद्या के ग्रंथ की रचना की। एक इनके द्वारा लिखी गई खगोल के क्षेत्र में जय सिंह कारिका। ये दोनों ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? तो साहब ये दोनों ही ग्रंथ जो है वो सवाई जय सिंह के द्वारा लिखे गए। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि पहले इसे नक्षत्रों की शुद्ध सारणी के नाम से लिखा गया था,
लेकिन बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को इसे समर्पित किया गया और मोहम्मद शाह रंगीला को समर्पित यह ग्रंथ जो है इसीलिए इसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा गया। जीज मोहम्मद शाही मोहम्मद शाह को समर्पित की गई और लिखा किसके द्वारा किया, किसके द्वारा लिखा गया, तो आंसर होगा सवाई जय सिंह। जय सिंह कारिका भी एक नक्षत्र ग्रंथ है जो किसके द्वारा लिखा गया, सवाई जय सिंह के द्वारा लिखा गया। आगे हम बात करें तो साहब इन्होंने कुल 5 वेद्यशालाओं का निर्माण करवाया। 5 वेद्यशालाओं का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। वेद्यशाला क्या है, ये जंतर मंतर है और जंतर मंतर में क्या है, खगोलीय गणनाओं का एक केंद्र के रूप में जंतर मंतर को माना जाता है। अब इन्होंने देश के 5 स्थानों पर जंतर मंतर स्थापित करवाए, यानी कि वेदशालाएं स्थापित करवाई। और ये कई बार इनका नाम पूछा जाता है कि निम्न में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर या वेदशाला का निर्माण नहीं करवाया। तो वहां पे हमें यह देखना है कि एक जो इनके द्वारा स्थापित किया गया वो था दिल्ली में, और दिल्ली में लगभग 1724 का समय था और ये सबसे पहला जो जंतर मंतर था ये दिल्ली में इनके द्वारा स्थापित करवाया गया। दूसरी बात करें तो आपके जयपुर शहर में ये 1728 की हम तारीख लेंगे, हालांकि ये बनकर 1734 के आसपास पूरा हुआ, लेकिन ये जो जयपुर जंतर मंतर है ये सबसे बड़ा जंतर मंतर माना जाता है। और तीसरे नंबर पे है उज्जैन। 1734 में उज्जैन में भी जंतर मंतर की स्थापना करवाई। और फिर है बनारस, और बनारस को ही कहा जाता है वाराणसी और इसी को कहा जाता है वर्तमान में काशी, और 1737 में इसकी स्थापना हुई। और आखिरी मथुरा में 1738 में। तो ये 5 स्थान है और इन 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया, खगोल वेधशालाओं का निर्माण किया गया, नक्षत्र विद्या के एक केंद्र के रूप में इन जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया। तो दिल्ली सबसे पहला है, जयपुर सबसे बड़ा है। और ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से स्थान पर नहीं है, तो 3 का नाम दे देगा, चौथे में आगरा दे देगा, भरतपुर दे देगा, या कलकत्ता दे देगा, या बंबई दे देगा। तो उन स्थानों का इन्हें हमें ध्यान यहां पे रखना है। अब साहब जयपुर का जो जंतर मंतर है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां पे कुल महत्वपूर्ण अगर यंत्रों की बात करें तो 14 यंत्रों की सूची हमें देखने को मिलती है। इसमें नक्षत्र विद्या की गणना करने के लिए कई सारे यंत्र हैं, जैसे नाभि वलय यंत्र है, उन्नतांश यंत्र है, कई सारे वृहत सम्राट यंत्र है, लघु सम्राट यंत्र है। तो लगभग 14 महत्वपूर्ण यंत्रों की जानकारी हमें जयपुर जंतर मंतर से मिलती है। इनमें सम्राट यंत्र है, राम यंत्र है, सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, ये कई सारे यंत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो ये खगोल विद्या के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में हम देख रहे थे, और खगोल के क्षेत्र में सवाई जय सिंह ने 2 ग्रंथों की रचना की। एक का नाम था जीज मोहम्मद शाही और जो मोहम्मद शाह रंगीला को समर्पित है, और एक का नाम है जय सिंह कारिका। फिर इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में। जयपुर की जो जंतर मंतर है ये सबसे बड़ी जंतर मंतर है और इसे यूनेस्को की हेरिटेज सिटी में भी शामिल है, हेरिटेज साइट के रूप में भी शामिल किया गया है। 14 यंत्रों की जानकारी हमें यहाँ जयपुर जंतर मंतर से मिलती है, जिसमें राम यंत्र, सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र जैसे कुल 14 यंत्रों की जानकारी हमें मिलती है। आगे साहब जब ये खगोल विद्या के क्षेत्र में और बहुत कुछ जानना चाहते थे तो इन्होंने कुछ विदेशियों को, कुछ पुर्तगाली यात्रियों को यहां बुलाया, पुर्तगाली खगोलविदों को यहां बुलाया, और वो पुर्तगाली खगोलविद अपने साथ खगोल ग्रंथ लेकर आते थे और सवाई जय सिंह अपने दरबारियों से उनका ट्रांसलेशन करवा के पुर्तगाल के खगोल विज्ञान के बारे में जानना चाहते थे। तो खगोल विद्या के क्षेत्र में अपनी रुचि के कारण इन्होंने देश दुनिया से बड़े बड़े खगोलविदों को यहां पे बुलाया।
तो एक क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर में एक बार पूछा गया है कि खगोल विद्या के क्षेत्र में से ही एक क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन था कि कौन कौन से पुर्तगाली खगोलविद, पुर्तगाली खगोलविद जयसिंह के समय इसके दरबार में उपस्थित हुए। तो उनमें से एक का नाम है पेड्रो डी सिल्वा, एक का नाम है क्लोड बोडियार, एक का नाम है एंटोनी गेबेल्स, पेड्रो डी सिल्वा, क्लोड बोडियार, एंटोनी गेबेल्स, और एक का नाम है स्ट्रोबल। ये 4 पुर्तगाली खगोलविद थे, और ये खगोलविद किसके समय आए? तो साहब सवाई जयसिंह के समय आए। पेड्रो डी सिल्वा, क्लोड बोडियार, एंटोनी गेबेल्स और आंद्रे स्ट्रोबल, ये चारों पुर्तगाली खगोलविदों का नाम क्वेश्चन में आया, और उपयुक्त सभी इसका आंसर माना गया। इसलिए मे भी पॉसिबल आपके किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसके बारे में भी हमें देखना है। आगे हम बात करें तो साहब साहित्य के क्षेत्र में, नक्षत्र यानी कि खगोल के क्षेत्र में हमने देखा, अब साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा, यानी कि हम यहां इनके दरबारी विद्वानों के बारे में देखेंगे। तो साहब सबसे पहला नाम आता है सम्राट जगन्नाथ का, और सम्राट जगन्नाथ जो थे ये सवाई जयसिंह के गुरु भी थे। अब सम्राट जगन्नाथ के द्वारा एक चीज देखना आप कि कुछ खगोल ग्रंथों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया गया। सम्राट जगन्नाथ के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण खगोल ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत में किया गया। एक था कि इन्होंने यूक्लिड के रेखा गणित का अनुवाद किया, यूक्लिड के द्वारा रेखा गणित पर जो महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी उसका अनुवाद सवाई जयसिंह के समय पे सम्राट जगन्नाथ के द्वारा किया गया। दूसरा है कि प्रसिद्ध खगोलविद टोल्मी की पुस्तक जिसका नाम था अल-मुजेस्ट, टोल्मी की पुस्तक अल-मुजेस्ट का अनुवाद भी इनके द्वारा किया गया। और अल-मुजेस्ट का अनुवाद जो है वो किसके नाम से किया गया? तो वो बनी सिद्धांत कौस्तुभ। टोल्मी की पुस्तक अल-मुजेस्ट का अनुवाद सम्राट जगन्नाथ के द्वारा किया गया, किस नाम से? तो आंसर होगा सिद्धांत कौस्तुभ के नाम से। आगे अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे आता है नाम केवल राम का, और केवल राम ने फ्रेंच भाषा में लिखी गई एक पुस्तक लोगोरिथम का अनुवाद किया, यानी कि फ्रेंच पुस्तक जिसका नाम था लोगोरिथम। इस लोगोरिथम का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा केवल राम के द्वारा। तीसरे नंबर पे मैं यहां अनुवादक का नाम लेना चाहूंगा जिसका नाम है नयन मुखोपाध्याय। इस नयन मुखोपाध्याय के द्वारा एक अरबी ग्रंथ था, अरबी ग्रंथ जिसका नाम था उकर, और अरबी ग्रंथ उकर का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा नयन मुखोपाध्याय के द्वारा। और नयन मुखोपाध्याय किसका दरबारी था? सवाई जयसिंह का दरबारी था। अगले मैं बात करूं तो सवाई जयसिंह के दरबार में कृष्ण भट्ट नाम का एक दरबारी विद्वान रहा करता था, और कृष्ण भट्ट को इन्होंने यानी कि सवाई जयसिंह ने कला निधि की उपाधि प्रदान की थी।
तो नाम हो जाता है इनका कृष्ण भट्ट कलानिधि। और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था राम रासा। काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है राम रासा। किसके द्वारा लिखा गया? तो कृष्ण भट्ट कलानिधि के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया। तो ध्यान रखना, सम्राट जगन्नाथ के द्वारा यूक्लिड की रेखा गणित का अनुवाद किया गया, टोलमी की अलमुजेस्ट का अनुवाद किया गया सिद्धांत कौस्तुभ के नाम से। केवल राम ने फ्रेंच पुस्तक लोगोरिथम का अनुवाद किया। नयन मुखोपाध्याय ने अरबी ग्रंथ उकर का अनुवाद किया। कृष्ण भट्ट कलानिधि ने राम रासा ग्रंथ की रचना की। और एक और नाम मैं यहां लेना चाहूंगा जिनका नाम है पुंडरीक रत्नाकर। ये वही पुंडरीक रत्नाकर है जिनके निरीक्षण में, जिनके नेतृत्व में, जिनके सानिध्य में सम्राट जो जयसिंह सेकंड है उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है जय सिंह कल्पद्रुम। जय सिंह कल्पद्रुम। तो ये इसका साहित्य के क्षेत्र में योगदान रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इतनी सारी चीजें जयसिंह, हमने तो आज दिन तक यही पढ़ा था कि साहब इन्होंने जयपुर की स्थापना करवाई और जयबाण तोप लगवाई। तो ये तो जयसिंह के बारे में एक छोटी सी जानकारी है। आजकल यहां से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। अब तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और स्पेशली आप देख रहे होंगे अधीनस्थ चयन बोर्ड के बारे में, तो अधीनस्थ चयन बोर्ड तो इन्हीं में से क्वेश्चंस देता है। तो मैंने आपको बताया भी था, हम यहाँ राजस्थान का जो इतिहास पढ़ रहे हैं ये इंटीग्रेटेड इतिहास पढ़ रहे हैं, न पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं और न पटवार के लिए पढ़ रहे हैं। राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए हम यहाँ पे इन नोट्स को, इन क्लासों को जो है वो उपयोगी बना सकते हैं। तो सवाई जयसिंह के हमने खगोल क्षेत्र में योगदान देखा और उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में हमने इनका योगदान देखा। अब हम अगली बात करते हैं साहब इनका स्थापत्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। तो स्थापत्य के क्षेत्र में पहली ही चीज तो मैं आपको यह बताऊं कि इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। जयपुर शहर की स्थापना इनके द्वारा की गई। कब की गई? तो साहब 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर शहर की नींव रखी गई। और ये जो जयपुर शहर है, इस जयपुर शहर का जो वास्तुकार था, जो डिजाइनर था, उनका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। और विद्याधर भट्टाचार्य कहां से संबंधित थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य जो है ये बंगाल के प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, प्रसिद्ध वास्तुकार थे। इस जयपुर शहर की जो डिजाइन तैयार की विद्याधर भट्टाचार्य ने, तो इनके द्वारा एक ग्रंथ का अध्ययन किया गया और उस ग्रंथ के आधार पर जयपुर का डिजाइन तैयार किया गया। फिर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जयपुर जो है ये 1727 में इसकी स्थापना हुई, 1727 में नगर बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसको राजधानी कब बनाया गया? तो 1728 ईस्वी में जयपुर को राजधानी बनाया। अब जाके राजधानी यहां आती है। तो दूल्हे राय के द्वारा पहली राजधानी दौसा को बनाया गया, दूल्हे राय के द्वारा दूसरी राजधानी रामगढ़ को बनाया गया, कोकिल देव के द्वारा तीसरी राजधानी आमेर को बनाया गया और कछवाहों की चौथी राजधानी 1728 में सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर को बनाया गया। अब हम बात करें तो जयपुर के अलावा इन्होंने क्या क्या बनाया? तो दूसरी चीज आ जाती है कि इन्होंने जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप की स्थापना करवाई। और ये जो जयबाण तोप है कहां है? ये है जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में। और माना जाता है कि साहब ये एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। अब जयबाण तोप के बारे में बताया जाता है कि इसकी मारक क्षमता इतनी तेज थी कि जब इसका परीक्षण किया गया तो एक गोला इसमें रखा गया और जब उस गोले को विस्फोट किया गया, तोप को चलाया गया पहली बार, तो वो गोला जयपुर से आगे चाकसू है, चाकसू में जाकर वो गोला गिरा और वहां पे एक जो गड्ढा बना उसे वर्तमान में गोले राव तालाब के नाम से भी जानते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो इनके द्वारा
जयपुर में चंद्र महल का निर्माण करवाया गया और इसी चंद्र महल को आज हम सिटी पैलेस जयपुर के रूप में जानते हैं। अगले में बात करूं तो इन्हीं के द्वारा जयपुर में प्रसिद्ध जल महल का निर्माण करवाया गया और जल महल जिस झील के बीच में बना हुआ है या जिस तालाब के बीच में बना हुआ है उसका नाम है मानसागर तालाब। तो स्थापत्य के क्षेत्र में हमने देखा कि जयपुर शहर की स्थापना इनके द्वारा की गई 18 नवंबर 1727 को। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था जिन्होंने शुल्ब सूत्र ग्रंथ का अध्ययन किया और जयपुर शहर का डिजाइन तैयार किया। माना जाता है कि यह शहर दरवाजों के बीच में घिरा हुआ 7 चौकड़ियों पर बना हुआ यह शहर है। अगला 1728 में जयपुर को राजधानी बनाया गया। अगली चीज फिर हमने देखी कि जयबाड़ तोप का निर्माण, जयबाड़ तोप का की स्थापना इनके द्वारा जयगढ़ दुर्ग में लगवाई गई। एशिया की सबसे बड़ी तोप ये मानी जाती है। चंद्र महल का निर्माण जयपुर में करवाया गया जिसे वर्तमान में सिटी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। फिर जल महल का निर्माण इनके द्वारा किया गया और फिर हमने देखा कि जल महल जो है वो मानसागर तालाब के बीच में स्थित है। तो ये सवाई जयसिंह का जो इतिहास था ये हमने अपनी पूरी 1 घंटे की क्लास में सवाई जयसिंह को पढ़ा। तो दोस्तों ये मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब वो क्वेश्चन नहीं आते कि जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाई थी, जयपुर का वास्तुकार कौन था। अब जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न चेंज हो चुका है, इसीलिए आपको थोड़ा सा असहज फील हो रहा होगा क्योंकि पहली बार आप ये देख रहे होंगे कि सर सवाई जयसिंह के अंदर इतना सारा कंटेंट हमने आज दिन तक नहीं देखा। तो हम पूरे इतिहास में, मैंने कहा इंटीग्रेटेड इतिहास पढ़ेंगे, पुलिस, पटवार, RS फर्स्ट ग्रेड सबके लिए इतिहास आपके लिए काफी है, ये इनफ है, मोर देन सफिशियंट है। धन्यवाद। अगली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे जयसिंह के बाद में उत्तराधिकार को लेकर ईश्वर सिंह और माधो सिंह जो दोनों बेटे थे जयसिंह के वो एक दूसरे से आमने सामने हो जाते हैं।